नागलोक है ये। और यहाँ आयस्का का एक नेशनल लेवल का वर्कशॉप चल रहा है। दरअसल आयस्का का ये वर्कशॉप और इस वर्कशॉप में शामिल जो विभिन्न स्तर के कार्यकर्ता हैं जो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। दरअसल आयस्का जो है ये ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन है और शेड्यूल कास्ट पर और उनके एम्पावरमेंट पर काम करने वाला, उनके राइट्स को सेव करने के लिए काम करने वाला ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके इस नेशनल सेमिनार में इस समय जो लोग यहाँ पहुँचे हैं तो उन्हीं लोगों से ये बातचीत हो रही है। अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, इसलिए उनका परिचय उनके साथ ही लेंगे। हम सबसे पहले तो आपके पास आएंगे, आपके काम का परिचय आप ही दीजिए। आयस्का का ये एक वर्कशॉप चल रहा है और इस वर्कशॉप से उम्मीदें कितनी है? नहीं, ये काफ़ी सराहनीय कार्य है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल मूवमेंट्स जो होनी चाहिए वो बड़े दिन से हमने देखी नहीं है। काफ़ी हम मतलब शायद सोशल मीडिया में, शायद वर्तमान पत्रों में शायद उलझे हैं, जबकि ग्राउंड लेवल पे जो कनेक्ट हैं, अभी आप देखेंगे महाराष्ट्र सरी के स्टेट में इतना वायलेंस हो रहा है पिछले कुछ महीनों भरों में, अगर आपने देखा होगा अहमदनगर और आसपास के एरिया में। ये आदमी सोचता है कि ये तो कभी कभी बिहार में होता था, यूपी में होता था, आज महाराष्ट्र में हो रहा है। जब दलित पैंथर थी तो ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। हमारे जो दलित पैंथर के जो लोग थे वो पहुंच जाते थे और गांव में एक दहशत सी होती थी कि किसी दलित को हाथ नहीं लगाओ। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि कोई मुस्लिम के अगर 2 घर भी हैं तो भी उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो उसी तरह सा जो प्रयास दलित पैंथर ने किया था, उस तरह का हमारा एक संगठन ऐसा जो बने कि जो ग्राउंड लेवल पे जो लोगों को, गरीब लोगों को जो वायलेंस होता है उसको रोकें, और दलित शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं उनके राइट्स के लिए, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए इन प्राइवेट सेक्टर वगैरह वगैरह, इस तरह से जो प्रयास जो राहुल करना चाह रहा है, इसलिए हमें सभी लोगों ने इसमें जुड़ के करना चाहिए। क्या प्रशासन से ये उम्मीद नहीं की जा सकती? प्रशासन से देखिए, अभी 70-75 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। रिजर्वेशन में, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात होती है। जैसे इन्फोसिस में कुछ 10 साल पहले कर्नाटका में कुछ भी बात चली थी कि प्राइवेट में रिजर्वेशन होगा। तो आनन फानन में इन्फोसिस ने क्या किया कि कुछ 100 लोगों को, जो शेड्यूल कास्ट बैकग्राउंड, दलित बैकग्राउंड से लोगों को इकट्ठा किया, उनको ट्रेनिंग वगैरह दी। ट्रेनिंग के बाद में उन्होंने पाया कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम रहता है लोगों को, जो जिस तरह से जिस इस समाज से वो आते हैं, थोड़ा सा अंग्रेजी कम रहती है, लेकिन ऐसे अदरवाइज उनमें कोई कमी नहीं पाई गई। लेकिन जैसे ही रिजर्वेशन की बात कम हुई, फिर से वही उस तरह से प्रयास प्राइवेट सेक्टर ने अपने आप ने करनी चाहिए, वो होगा नहीं, प्रशासन नहीं कर रही है। तो ये जो ग्राउंड लेवल से जो सपोर्ट, जो डिमांड जानी है, जैसे अभी जो बिहार में कास्ट सर्वे हुआ है, जिस तरह से स्टार्क रियलिटीज़ आई हैं नंबर्स में के हिसाब से, करीबन 80% यहाँ पर बहुजन, दलित, SC ST OBC जो लोग हैं और सवर्ण, और उसमें अभी जो इकोनॉमिक डेटा जो आगे आगे आएगा, जिसमें पता चलेगा कि लैंड होल्डिंग किसके पास में है। तो जो 15%, 10% जो लोग हैं वो करीबन 70-80% लैंड होल्डिंग रखते हैं। तो ये जो विषमता जो है, तो ये कैसी दूर होगी अनलेस नाउ दैट क्या डिस्कशन। क्या क्या सिविल सोसाइटीज और गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते? सिविल सोसाइटी से कुछ ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते आप। यहाँ पे सिविल सोसाइटी एक ब्राह्मण संस्थाओं का कुछ तो भी रिप्रेजेंटेशन है, वो अपने इसमें रहते हैं। Civil society somehow has not lived up to or reason to, let's say, or gone down to say the rural areas, the scheduled caste and scheduled tribe, and they don't understand their problems. They come from the gated community, they come from well-to-do families, they come from very well-read families where there are books everywhere and things like that. Whereas our Dalit students struggle for the books, they don't even get the books. These guys, the civil society, so to say, do not understand the problems that are there at the ground level. These ground level problems have to be fought by us, have to be represented by us. We have to make our MLAs and MPs listen to us and force them wherever they are. घेराव करो उनको, उनके मोर्चा लेके जाइए। ये मोर्चा लेना बंद हो गया है। ये सब अगर ग्राउंड रियलिटी पे अगर हम नहीं करेंगे और इनको अगर हम मजबूर नहीं करेंगे तो होगा नहीं इसका। डेमोक्रेसी होती है, वो संविधान में है, लेकिन अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए मोर्चा भी लेकर जाना होता है। और आयस का इस सोच के साथ और इस समझ के साथ यहाँ इस समय ये एक नेशनल लेवल का वर्कशॉप कर रही है। वागदे साहब, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत धन्यवाद। हम चाह रहे थे कि वागदे साहब का परिचय वागदे साहब से जाए, लेकिन आपको बता दें कि अनिल वागदे साहब ये USA में डॉक्टर अम्बेडकर सेंटर जो है इस सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करते हैं।
अनुसूचित जातियों के, जनजातियों के और वो जो सारे डाउन ट्रोडन्स है जो अम्बेडकराइट लीडरशिप के साथ आगे बढ़ते हैं, अम्बेडकराइट थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं, वहाँ ये थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते हैं। वागदे साहब, आपने बातचीत की, आपका बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर आएंगे हमारे ये जो दो मित्र हैं, आपको बता देते, एक छोटा परिचय देते हैं कि केवल एक्टिविस्ट नहीं है, वो काम जो कलात्मक तरीके से लोगों के पास पहुंचना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए पहुंचना चाहिए, डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए पहुंचना चाहिए, वीडियोज़ के ज़रिए पहुंचना चाहिए, फिल्मों के ज़रिए पहुंचना चाहिए, इस काम पर ये इनका कंसंट्रेशन है। नाम के साथ परिचय लूँगा आपका, और आपके काम का परिचय भी हमारे दर्शकों से सीधे आना चाहिए। जय भीम। जय भीम सभी को। मेरा नाम है विशाल सरपे और मैं औरंगाबाद से आता हूँ और मेरा मास्टर्स हुआ है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से। और मैं मतलब डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ मैं अपने समाज के जो कुछ इनिशिएटिव से, जैसे नालंदा एकेडमी है वर्धा से, मैं वहाँ पर भी 5-6 साल काम कर चुका हूँ। और उसके साथ साथ जब इस इनिशिएटिव की जब डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो राहुल सोनपिंपले जो हमारे अध्यक्ष है, उनके साथ साथ हम भी इसमें शामिल हो गए थे इस डिस्कशन में, और हमने मिलके इस संगठन का निर्माण किया है। तो मैं इस आइस्का का मैं एक वाइस प्रेसिडेंट के नाते आप सभी को इस कॉन्फ्रेंस में आने आने की बहुत बहुत बधाई, मतलब शुभकामनाएं देता हूँ। आप आए, बधाई देता हूँ। और आपने इसको कवर किया और आपने इस इनिशिएटिव को आपके ज़रिए कई लोगों तक पहुंचेगा, अभी ये हमारा जो सोच है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल जी, ये एक नई शुरुआत है, लेकिन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ को कॉन्सेंट्रेट करके, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी शेड्यूल कास्ट से आता है। हम एक बात समझना चाहते हैं कि आप बड़े लंबे समय से डॉक्यूमेंटेशन पर काम करते हैं, वीडियो डॉक्यूमेंटेशन पर, टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन पर। हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट को इकट्ठा करना, शेड्यूल कास्ट के एम्पावरमेंट के लिए काम करना, एट्रोसिटीज़ को रोकने के लिए काम करना, राइट्स को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए काम करना, इस वक्त में इसमें आपका जो काम है वीडियो डॉक्यूमेंटेशन का, ये सपोर्ट कितना करता है? ये बहुत हद तक इसका सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि अभी आप देखिए कि इसके पहले जो एट्रोसिटीज़ होती थी वो कई हद तक उस जगह पे, जैसे कोई ब्लॉक में हुआ, कोई शहर में हुआ, कोई ज़िले तक सीमित रहती थी। आज ये जो न्यू मीडिया हमारा जो न्यू मीडिया आया है, तो उसका रीच उस हम तक आया है। तो जो मीडिया का जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, उसका बेनिफिट हमको मिला है। और उसके कारण आज अगर कहीं पर भी एट्रोसिटी होती है तो हमको वो न्यूज़ इसी मीडियम से तुरंत पता चल जाती है। तो उसमें सोशल मीडिया या हमारे जो लोकल यूट्यूबर्स होते हैं या लोकल जो डॉक्यूमेंटेशन करने वाले लोग होते हैं, वो इसको अपने तरीके से करके आज वो हम तक बहुत आसानी से पहुंच रहा है। तो इसका ये एक बहुत पावरफुल मीडियम है, अगर इसको हम अच्छे से यूज़ कर पाए तो। अगर हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएँ तो ये बड़ा पावरफुल मीडियम है। विशाल जी, बातचीत बहुत छोटी करनी है, इसलिए आपसे एक और बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हमने बहुत पहले आपसे ये भी सुना था कि आप कुछ विश्वविद्यालयों के जो कंसेप्ट्स हैं, मतलब यूनिवर्सिटीज़ के जो कंसेप्ट हैं, इन पर आप काम कर रहे हैं। ये काम कैसा चल रहा है? एक्चुअली मैं एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा हूँ मिलिंद कॉलेज के ऊपर। तो मिलिंद कॉलेज की जो हिस्ट्री है या मिलिंद कॉलेज की जो लेगेसी है, उसको लेकर मैं काम कर रहा हूँ। और बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन उसमें मिल रही है कि उस समय पे जो मिलिंद कॉलेज में जिस तरीके का माहौल होता था, और या फिर उस समय जिस तरीके का चर्चाएं मिलिंद कॉलेज में हुआ करती थी, जो देश को दिशा देती थी, जहाँ से हमारी दलित मतलब लिटरली मूवमेंट हमारी जो है, वो मिलिंद कॉलेज से हम कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत हुई है। इस विषय को चुनने का उद्देश्य क्या रहा आपका? क्योंकि मैं एक मतलब औरंगाबाद से ही आता हूँ, और मुझे एक चीज़ ये लगी कि जो हमारी जो लेगेसी है या हमारी जो हिस्ट्री है, वो हमेशा बहुत नेगेटिव तरीके से पेश की गई है। प्रस्तापित मीडिया जो था या जो भी मीडिया हाउसेस रहे या जिन्होंने भी इसको डॉक्यूमेंटेशन किया है,
तो बहुत निगेटिव अप्रोच से डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। मैं जब देख रहा हूँ तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस और इतना खुशी महसूस होती है जब मैं ये डॉक्यूमेंट करता हूँ और ऐसे ऐसे स्टोरीज पता चल रही है कि मेरे को मुझे ही मेरे कम्युनिटी के बारे में बहुत गिल्ट करवाया गया है इस मीडिया के माध्यम से कि आप फेलियर है, दलित मूवमेंट फेलियर है, अम्बेडकराइट मूवमेंट फेलियर है। और मैं जब ग्राउंड पे जा रहा हूँ, खुद डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि कहीं पर ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो ये जो पॉजिटिविटी है वो हमारे कम्युनिटी के आखिरी इंसान तक जानी चाहिए। तो इसी के लिए मैं ये डॉक्यूमेंटेशन का काम मैंने शुरू किया है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बातचीत की। आपका भी परिचय आपके नाम के साथ हमारे दर्शकों तक जाना चाहिए। तो मेरा नाम सुमित जाम्बुडकर है। सबसे पहले सभी को जय भीम। मैं राहुल को मैं बचपन से पहचानता हूँ, मेरे नेबर है वो। और मेरा वाला मास्टर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से हुआ है। और रिसेंटली मैं अभी मेरा नंबर लगा है SOS में, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में MSc करने के लिए। मैं आपको बताऊंगा, जिस तरीके से आपने पूछा था कि किस तरीके से राहुल भाई जो है हायर एजुकेशन के लिए हम यानी मुझे उन्होंने बचपन से यानी वो मोटिवेट किया है किस तरीके से, क्योंकि हम स्लम्स में रह के वहाँ पे किस तरीके से वो हायर एजुकेशन का प्रमोशन कर सके। तो पहले सेल्फ, हमारा ग्रुप का नाम है यूथ फॉर सेल्फ एंड सोशल चेंज। देन उसके बाद में वो JNU में चले गए, फिर हमें उन्होंने बताया किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज जो स्लम में हम रहते हैं तो डर होता है लोगों के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज एलियन है काफ़ी। तो वो डर निकालने के लिए उन्होंने कुछ एक्टिविटी चॉकआउट किया। तो उसमें ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटी, स्टेज डेयरिंग एक्टिविटी, ये सब चीज़, और पर्सनली डेवलपमेंट पे डेली बेसिस पे काम करना। तो एक्टिविटीज़ के साथ साथ भले ही पूरा वीक में उनका 1 घंटा हमें हमें देते थे, राहुल भाई जब भी रहते थे या फिर अभी JNU में रहते थे तो ऑनलाइन वो कम्युनिकेशन करते थे हमारे साथ। ये सब चीज़ें उन्होंने अभी तक किया है। तो हम तो ये समझना चाह रहे हैं कि आइस्का से आपको उम्मीद क्या है? आइस्का से तो हमें ये उम्मीद है, जैसा मैं मेंबर हूँ वहाँ पे और मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का क्योंकि नरेटिव नहीं रहता है जिस तरीके से अभी करंट सिनेरियो चल रहा है पॉलिटिक्स में, तो ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का कोई डिमांड नहीं है। तो आइस्का बस ये नरेटिव क्रिएट करना चाहती है कि रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए, क्योंकि हम तो प्राइवेटाइजेशन को रोक नहीं पाएंगे। तो आइस्का का यही मुद्दा है कि हम पूरे ऑल ओवर इंडिया से हम डिमांड करेंगे कि शेड्यूल कास्ट का भी एग्जिस्टेंस है और शेड्यूल कास्ट के भी ये डिमांड्स है, क्योंकि अभी तक हर बार निगलेक्ट किया गया है और हमें बस आप वोट देने आ जाइए, बस इतना कह के उन्होंने छोड़ा है। आइस्का इस बात के लिए बहुत ज़्यादा तैयार है और इस बात में उन्हें कहीं कोई आशंका भी नहीं है कि यदि देश अपने विकास की ओर बढ़ रहा है अपने अपने तरीके के साथ, तब प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन तो होना ही चाहिए। और इस बड़ी मांग के साथ आइस्का आगे बढ़ने की तैयारी में है। हम आपको पुनः याद दिलाते हैं कि हम इस समय नागलोक में ये जो ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन का जो ऑल इंडिया लेवल का सेमिनार चल रहा है, इस सेमिनार में है। और आज आपसे ऐसे लोगों से परिचित करवा रहे हैं जो वर्कशॉप में इन सारी चीज़ों को बच्चों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने डेलीगेट्स के साथ शेयर करते हैं। एक बात तो हम समझना चाहेंगे कि इस वक्त में वो क्या खास चीज़ है जिसको आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, फ़िलहाल तो आज का जो सिनारियो है उसमें पूरे भारत में जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है, लेकिन फ़िलहाल वो एक मेजर है हमारे लिए, वो एक बहुत बड़ी रेमेडी हो सकता है जिसके चलते हम लोग अपने कम से कम अधिकारों को क्लेम कर सकते हैं। मिले ना मिले उसके लिए संघर्ष करना एक अलग पहलू है, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म हमको देता है। आज जबकि लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ केवल और केवल पॉलिटिक्स के ऊपर बात हो रही है, तो ये एक इसको मैं आइस्का को जो मैं देखता हूँ वो देखता हूँ जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं अपने इश्यूज़ के साथ में, और उनकी जो आगे की लाइफ है, एजुकेशनल लाइफ है, उसको मैं देखता हूँ। और इसमें भावी पोटेंशियल देखता हूँ कि कल के जो लीडरान निकलेंगे यहाँ से, वो बहुत ही उनमें एक समग्र पूरे भारत को विजुअलाइज़ करने की ताकत होगी, और वो अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग नेचर को समझ के अपने असर्शन को दर्ज करवाएँगे। तो इस तरह के जो एक नई लीडरशिप की हमको ज़रूरत है पूरे अलग-अलग भारत के अलग-अलग राज्यों में,
तो उसके मेरे को एक संभावनाएं इसमें काफ़ी नज़र आती हैं। जो यूथ है बहुत क्लियर है, क्लैरिटी के साथ बात कर रहा है, उनको इश्यूज़ की समझ है, उनको लैंड के इश्यूज़ की समझ है, उनको एट्रोसिटीज़ का समझ में है। वो उन्होंने अभी तक की जो एजुकेशन में उन्होंने जो हासिल किया है, उसका पूरे का पूरा जो एक टेक अवे उनके पास है, और उनके पास एक पोजीशन है, पोजीशन पेपर है उनके दिमाग में, कि जिसके चलते वो कह सकते हैं कि अ, पुरानी जो ढर्रे की जो पॉलिटिक्स है और जो नए ढर्रे का जो समाज वो बनाने की कोशिश में है, और नए उसके चलते जो नए तरह की एक पॉलिटिक्स की ज़रूरत है हमारे पूरे भारत को, उसका एक मैं संभावना से पूरा भरा हुआ माहौल यहाँ पे देखता हूँ। आयस काका, इस सेमिनार का बेस डायलॉग क्या है? देखिए, इसमें बेस डायलॉग में तो उन्होंने जो कॉरपोरेट का हाथ बहुत बढ़ गया है और प्राइवेटाइजेशन हर तरफ हो रही है, तो प्राइवेटाइजेशन के इस पूरे उसमें तो ये एक डिमांड वहाँ से बहुत मुखर तौर पे निकल के आ रही है कि वहाँ पे रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि सरकारी अदारों में एक तो भर्तियाँ नहीं निकल रही हैं, और अगर हैं भी वहाँ पे तो बहुत कम हैं। पिछले 10 साल में तो बहुत ही कम वहाँ पे निकली हैं। तो यहाँ तक कि जो आपकी जब नौकरी ख़त्म होती है, आप रिटायर होते हैं, उसके बाद में मिलने वाले जो लाभ होते हैं, वो भी अभी सरकार जो है उसे हाथ खींच रही है। तो ऐसे में हमारे लोग जाएंगे कहाँ? हमारा इतनी बड़ी आबादी है हमारी 85% की, या फिर शेड्यूल कास्ट की कहें तो बहुत बड़ी एक आबादी हमारे पास है, 16.5% की, 17% की, तो वो जाएगी कहाँ पे? तो उसके लिए ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं या प्राइवेटाइजेशन का जो अभी पूरा दौर चल रहा है एजुकेशन में, और बाकी जो सेल आउट कर रहे हैं ये प्रॉपर्टीज़, तो उसमें एक बात तो हमको साफ़ ही है ना, हर एक इंसान को समझ में आ रही है, और ये किसी के बाप का भारत नहीं है, ये किसी के बाप के यहाँ के राज्य नहीं है। उनको जो है अगर यहाँ की मिट्टी पे अगर काम करना है, तो यहाँ पे एक समाज के तौर पे काम करना है उनको, ना कि अपना जेबें भरने के लिए या अपने ही लोगों को भर्ती करने के लिए। लेकिन इस वक्त की जो स्थिति हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ एक क्रॉनिक कैपिटलिज्म का स्थिति बन चुका है। हम ये भी स्थिति देखते हैं कि जो कैपिटलिज्म है वो हमारी डेमोक्रेसी पर भी या फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर भी हावी होता दिखाई देता है। तो इस स्थिति में ये शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन जो है, ये शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन किस डायलॉग के साथ आगे बढ़ना चाहता है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमको ये बात को समझ लेना चाहिए कि इस पूरे कॉरपोरेटाइजेशन का जो पूरा दौर चल रहा है, ये सिर्फ भारत का फिनोमिना नहीं है। ये वर्ल्ड की जो पावरफुल ताकतें हैं वो एकजुट हो चुकी हैं, और उसका जो पावरफुल हो जाने के बाद में जो इंडिया में उसका एक हमको नज़र आता है, तो वो बहुत बड़ी गेम है, और हम लोग अभी उस स्तर के ऊपर नहीं हैं। लेकिन हमको आशा रखनी चाहिए कि ये पूरा कैपिटलिज़्म जो ब्राह्मणिकल कैपिटलिज़्म है, इसमें हमको अपने डिमांड्स को कहाँ रखना है, कौन सी डिमांड्स को रखना है, और ये अगर प्रोसेस शुरू होगा और लोग इसके साथ जुड़ते चले जाएंगे, मुझे लगता है कि कोई भी संभावना ऐसी नहीं बचती है कि उनको जवाबदेही ना देनी पड़े। और वो जो जिसकी आप बात करें कि बहुत क्रॉनिक है, फिर वो उसको समझ में आएगा कि यहाँ पे आप इस तरह से कोई भी अपनी राजनीति जो है, जो सिर्फ कॉरपोरेट को माफ़क है लेकिन लोगों के खिलाफ है, वो नहीं चलेगी। चीज़ें क्रॉनिक हो या फिर एक्यूट हो, लेकिन उसका इलाज होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है, और इसी ट्रीटमेंट को एक बेहतर डायलॉग के साथ शेड्यूल कास्ट के इस ऑल इंडिया लेवल पर ये जो इंडिपेंडेंट एसोसिएशन है, इसका ये डायलॉग चल रहा है। हम इस समय नागलोक में हैं। हम नागलोक में हैं। आपको पता है कि इस समय यहाँ आइस काका यानी कि ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन का ये नेशनल लेवल का सेमिनार चल रहा है, और ये पूरे देश से जो शेड्यूल कास्ट के इस सेमिनार में ये जो डेलीगेट्स आए हैं, इन्हीं से ये बातचीत आप तक पहुंचाते हैं। ये जो ग्रुप है, ये आइस काका वो ग्रुप है जो इस समय शेड्यूल कास्ट के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी एक नई कार्य योजना के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले तो हम आपसे समझेंगे कि आप कहाँ से हैं। मैं नागपुर से हूँ। हम्म। नागपुर से, उत्तर नागपुर से। अच्छा, तो इसमें आप ये हमें बताएंगे कि कितने स्टेट से लोग आए हैं? यहाँ से तो ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हैं। हम्म।
जैसे कि हरियाणा, राजस्थान। आइस्का से उम्मीद क्या है? मुझे खुशी हो रही है आज कैसे कि ये अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। अच्छा, दो स्टूडेंट को देख रहा हूँ, बहुत कम मौका ऐसा मिलता है कि कोई स्टूडेंट से बात करने का अवसर मिलता है। जहाँ हम पहुँचते हैं वहाँ स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है। हम समझेंगे आपसे कि आइस्का से क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीदें तो बहुत है। उन्होंने बहुत सारी डिमांड रखी है, जैसे सेव रिज़र्वेशन वगैरह बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आज हमने कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी है। तो उन पर हम ये करने वाले हैं, अमल करने वाले हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आइस्का से आपने क्या-क्या सीखा है? हमने जैसे आज वहाँ डिस्कस हो रहा है कि हमें निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए उसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं। और हमारे डिस्क्रिमिनेशन कास्ट सिस्टम में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसमें हमें हमारी पावर बननी चाहिए। तो हमारे अलग अलग स्टेट से जो गेस्ट आए हैं उनसे अच्छा, उनके साथ ये डायलॉग हो रहा है। ये हम आपको इस बात को भी बता देते हैं कि ऑल इंडिया से जो लोग आए हैं, उनमें से कुछ लोगों से तो बातचीत इस पूरे सेशन में होगी ही, लेकिन ये जो ग्रुप है जिससे हम बातचीत कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है और ये ऑर्गेनाइजिंग कमिटी जो है, इससे ये बातचीत हो रही है। पूरे राष्ट्र से यहाँ पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट है और जैसे विविध स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, डॉक्टर राहुल सोनपिपड़े की एक आवाज़ पे नागपुर की इस क्रांति भूमि में वो आए हैं। तो आज के ये इस मूवमेंट से, इस कॉन्फ्रेंस से और अगली जो पब्लिक स्पीच होने वाली है इंदिरा मैदान में, हम लोगों ने यही उम्मीद की है। एज एन ऑर्गेनाइजिंग टीम भी हम लोग यही उम्मीद रखते हैं कि जो हमने विषय रखे, जो मुद्दे रखे, वो सामान्य जनता तक कैसे जाए। जैसे हम लोग देखते हैं कि सरकार में काफ़ी बैकलॉग है शेड्यूल कास्ट के लिए, उसको कैसे फिलअप किया जाए। अगर प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है तो उस प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण नीति को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरा, हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर राहुल सोनपिपड़े द्वारा इसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए गए, जिसमें एट्रोसिटीज़ में होने वाले मुद्दे भी शामिल है। और जब हम लोग देखते हैं कि जैसे कि सरकारी जो ज़मीन होती है, हम लोग वहाँ पे क्लेम करते हैं कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। तो उस मुद्दे के भी ऊपर हम लोग ऐसा कुछ पास करने की कोशिश में इंदिरा मैदान से ऐसी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि इस कॉन्फ्रेंस से ऐसा कुछ पारित हम लोग कर पाए कि समाज का हर घटक इस चीज़ को समझ पाए और वो जान पाए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स की पॉलिसी लेवल पे क्या थिंकिंग है और सामान्य जनता में वो चीज़ें इंप्लीमेंट होके इस देश में परिवर्तन किस प्रकार से आ पाए। आइस्का के इस ऑर्गेनाइजिंग टीम का हिस्सा होने के नाते क्या कहोगे आप कि आइस्का से आपको कैसा लगाव बना और कैसे आप आइस्का के साथ आगे बढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो जब हम राहुल सोनपिपड़े सर से मिले, उसके बाद हमें ये सब चीज़ें यानी सुनाई आई और पता चला कि ये ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन इस देश में बनते जा रहा है। क्योंकि इस देश में 17 साल पहले खैरलान जी के बाद भी 17 साल बाद आज इस देश में फिर से जातीय अत्याचार होते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस प्रकार से हमें बताया था कि अनुसूचित जाति का जो तबका है उनके लिए एक अलग ये स्टेट बनाया जाए या अलग सेटलमेंट किया जाए, ये हमारी मांग है। और निजी क्षेत्र में आरक्षण ये मांग क्यों है, क्योंकि ये जो विभाग है सरकारी विभाग, ये टोटली इसको प्राइवेटलाइजेशन हो रहा है। तो जब सरकारी विभाग ही प्राइवेटलाइजेशन में जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेटलाइजेशन में एससी के ऊपर या अन्य अत्याचार नहीं होगा। इसलिए हमारी मांग ये है कि एससी समाज जो है, एससी में आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए। निजी क्षेत्र में आरक्षण के मुद्दे के साथ आइस्का खड़ा है। क्या आइस्का के पास एकमात्र मुद्दा है? नहीं सर, आइस्का के पास एकमात्र मुद्दा नहीं है, पर एट्रोसिटीज़ जो अपने लोगों पर हो रही है और ये कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि लेटरल एंट्री आ रही है ना। और ज़्यादातर दूसरी कास्ट के लोग एससी सर्टिफिकेट बनाकर नौकरियों में जाते हैं। और ज़्यादातर दूसरा तो ये है कि नेम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में। तो ज़्यादातर अपनी कम्युनिटी का जो परसेंटेज है रिजर्वेशन का, तो उसमें भी अपना आधा परसेंट भी अपना फिलअप नहीं होता। तो अपनी जगहों पर वो ज़्यादातर दूसरी कास्ट के लोग आ जाते हैं। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में अभी अपने बच्चों के पास ज़्यादातर वो ऑप्शन है, तो उसमें रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि सर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अपने इकोनॉमिकली भी उतना आगे नहीं है कि हम जैसे कि ये आजकल एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े जो ज़्यादातर प्रकाश द्वारा चलाए जाते हैं तो उनकी फ़ीस वगैरह लाख रुपीज़ होती है। तो आजकल वो बिजनेस ही हो गया है सर उनके लिए। पर अपने अपने लोगों के लिए एक सपना रहता है, पर वो सपना पूरा नहीं कर पाते, तो हमें ना चाहते हुए भी प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है। तो इसीलिए ये एक है कि सेव रिजर्वेशन और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादातर सर हम देखते हैं कि राहुल भाई ने जैसे मुद्दे रखे हैं कि जैसे कि हम एट्रोसिटीज़ वगैरह, तो हमारे पास मतलब एट्रोसिटीज़ तो होती है पर ज़्यादातर वो किस चीज़ पर मतलब बेसिक्स राइट्स पर होती है सर। तो मतलब जैसे कि पानी है मतलब ज़मीन है उस पर, तो ज़्यादातर हमारा आंदोलन वो है। ये उन लोगों का आंदोलन नहीं है। मतलब जो आंदोलन करते हैं ना, जैसे कि कहते हैं कि जल जंगल ज़मीन, पर हमारे पास तो पुरखों से वो है ही नहीं। तो ये आंदोलन असल में आंदोलन हमारा है जल जंगल ज़मीन का, है ना? तो इसीलिए हमें आगे बढ़ना है इसी मुद्दे पर। जी आइस का ये जो नेशनल लेवल का सेमिनार चल रहा है, उसका कॉन्फ्रेंस है, पूरे देश से डेलीगेट्स यहाँ पहुँचे हैं। क्या अपील है आइस्का की? इसका सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर राहुल सोनपिपड़े जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा नेशनल लेवल का कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया नागपुर में, जो एक सोशल रिवोल्यूशन भूमि है यहाँ पे। और जितना मैं देख रहा हूँ कि हर एक स्टेट से लोग आ चुके हैं, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स हैं, तो इस बात को ये कह सकते हैं कि ये एक बड़ा इवेंट होगा फ्यूचर में। और इससे बहुत लोगों को एक मोबिलाइजेशन मिलेगा, खास करके अपने पिछड़े वर्गों को, उनको उनके अधिकारों के बारे में पता चलेगा और कितना ज़रूरी है कि लोगों को अपना इकट्ठा होना एक बड़े लेवल पे। तो हम यही देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य लोगों में ये जानकारी पहुँचे कि प्राइवेट सेक्टर में अपन देखते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि वो प्राइवेटाइजेशन करने का और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रिक्रूटमेंट करने का। तो उसमें ये होता है कि अपने लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, वो डाटा भी नहीं दिखाते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, किस लेवल पे, किस बेसिस पे लोगों का रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है एंटी रिजर्वेशन के हिसाब से वो पॉलिसी चला रहे गवर्नमेंट, तो उसको एक टैकल करने के लिए ये बहुत बड़ा एक समिट कह सकते हैं अपन। तो उससे हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि आगे इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, उनको उनके राइट्स के बारे में, और लोग मोबिलाइज हो और उस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में भी एक रिजर्वेशन हो, जिससे एक ये अपॉर्चुनिटी मिले अपने सब SC ST और जो OBC समुदाय के अपने पिछड़े लोग हैं उन सबको। Are you the member of AISCA? Yes, I am a member of ISCA. Actually, we are from Central University of Tamil Nadu. We belong to Ambedkar Students Association. As we came to know about this event, we are participating in this. What is the main motto of this seminar? The main motto of this seminar is like addressing the contemporary issues faced by the scheduled caste communities. Is it the dialogue between only delegates, or it would be vast dialogue between government, between civil societies? Yes, I think for that we have gathered here. From this, it's a beginning which we are making out. So with this, we will be leading forward. Okay, thank you. जी, मैं नागपुर महाराष्ट्र से। तो आइस्का से उम्मीदें क्या हैं? आइस्का से तो काफ़ी सारी उम्मीदें लेकर है। जैसे कि हमारा कंटेम्प्रेरी पीरियड में हम देखते हैं कि हमारे समाज की जो स्थिति है, स्पेशली हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आज भी एक्टिव है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अभी मॉर्निंग के ही सेशन में राहुल सोनपिपले जी ने स्पष्ट तौर पर बताया कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, और उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखकर ये बताया कि उसके नाम में ही स्पष्ट होता है कि ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन, कि हमारे ये शेड्यूल कास्ट का कोई इंडिपेंडेंट एसोसिएशन नहीं है कि जो सिर्फ शेड्यूल कास्ट के इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करे और उन मुद्दों पर विचार विमर्श कर उनको रिजॉल्व करने के लिए मैकेनिज्म डेवलप करे। तो इस विचार के साथ इस संगठन का निर्माण कुछ स्कॉलर्स ने किया है, हम भी उसका भाग बने हैं, हम भी मेंबर बने हैं। तो इसी के साथ काफ़ी सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। पहला मुद्दा तो यही था कि कोई एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, एक बहुजन कॉन्सेप्ट के तहत अभी थोड़ा देर पहले भंवर मेघवंशी जी का टॉक हुआ और उसमें उन्होंने स्पष्ट किया
कि कैसे जो मेजोरिटी ऑफ एट्रोसिटीज़ होती है, राजस्थान में हो या महाराष्ट्र में हो, वो एट्रोसिटीज़ करने वाले लोगों में ओबीसी समुदाय के लोग ज़्यादा है। जो एससीज़ पर एट्रोसिटीज़ होती है शेड्यूल कास्ट के लोगों पर, तो वो ओबीसी समुदाय के लोग ज़्यादा है, जो जिसमें महाराष्ट्र के मराठास और फिर गुजरात में भी और राजस्थान में भी जो तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके रिजोल्यूशन का जरिया क्या होगा? क्या ये डायलॉग होगा? क्या ये या फिर और कुछ इसके लिए प्रोग्रामिंग्स है? अभी तो ये शुरुआत है। आज राधिका अम्मा जी के हाथ से इस ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत हुआ है और ये फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसमें चर्चा चली रही है, अभी थर्ड पैनल का डिस्कशन चल रहा है, उसको भी राहुल सोनपिपले जी चेयर कर रहे हैं। अच्छा, मतलब हमने आपको बीच में से ही उठा कर लाए जी, हैं। जी, हाँ, जी, जी। तो ठीक है, इस डायलॉग को यहाँ रोकते हैं। हम इस समय नागलोक में बातचीत कर रहे थे आइस्का के इस नेशनल सेमिनार के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ।